नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और स्वागत है आपका उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसको हम संपादित करते हैं, संयोजित संकलित करते हैं आपकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हाल के दिनों में दुनिया का ध्यान अटका रहा है यूक्रेन संकट की ओर, और बहुत कम समय विश्लेषकों को मिला है अन्यत्र जो कुछ घट रहा है उसका विश्लेषण करने का, उसकी तरफ देखने का। ऐसी एक महत्वपूर्ण घटना है फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव, जहां इमैनुअल मैक्रोन पुनर्निर्वाचन के लिए प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और पिछली बार जब वो चुने गए थे तो एक नई आशा उनके करिश्माई व्यक्तित्व में देखी जा रही थी। तब फ्रांस की जो राजनीति थी वो स्पष्टतः दो प्रभावशाली धड़ों में बंटी थी, एक अति दक्षिणपंथी और एक अति वामपंथी। अति दक्षिणपंथी खेमे में भी अनेक छोटी छोटी पार्टियां थी, और इसी तरह अति वामपंथी खेमे में भी अनेक छोटे छोटे उग्र वामपंथी, अति वामपंथी थे। इनका जो प्रभाव था वो अधिकांश मतदाता पर फ्रांसीसी था, और इससे किसी समस्या का समाधान आर्थिक नीति का, विदेश नीति का, या फ्रांस की अस्मिता को लेकर, शरणार्थी समस्या को लेकर, इस्लाम द्वेष की जो भावना वहाँ पनप रही थी, उसको देखते हुए कुछ संकट का समाधान नज़र नहीं आ रहा था। और उस समय ऐसा लग रहा था जब सबसे युवा राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष नेपोलियन बोनापार्ट के बाद सबसे युवा व्यक्ति चुना गया, वो इमैनुअल मैक्रोन, तो लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं उनके साथ थी। उन्होंने अब वो इससे पहले काम कर चुके थे एक मंत्री के रूप में एक समाजवादी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, मगर उन्होंने वो एक बहुत सफल मर्चेंट बैंकर थे, और उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया एक ऐसे मध्य मार्गी उम्मीदवार के रूप में जो न तो अति वामपंथी था, न अति दक्षिणपंथी था, और फ्रांस के राष्ट्रहित की रक्षा करने के लिए शायद सबसे सुयोग्य व्यक्ति था। एक तो उनकी जो अपील थी, उनका जो आकर्षण था, वो फ्रांस के युवा मतदाता के लिए बहुत ज़्यादा था। उनका जो अपना जीवन था वो थोड़ा अनौपचारिक था। उन्होंने अपने से कई वर्ष अधिक उम्र की महिला के साथ उसको अपनी सहचरी बनाया था, बिना विवाह के साथ रहना स्वीकार किया था, और वो पेरिस का जो श्रेष्ठ वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। और उनसे लोगों को ये उम्मीद थी कि उनका करिश्माई व्यक्तित्व तो निश्चय ही उनको यूरोप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मददगार होगा। और ये आशाएं निर्मूल साबित नहीं हुई। आज जो स्थिति है, इमैनुअल मैक्रोन तीन भूमिकाएं एक साथ निभा रहे हैं। वो पुनर्निर्वाचन के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, वो कार्यकारी इस समय पदासीन राष्ट्रपति हैं, और उसके अलावा वो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, और शायद सबसे प्रमुख यूरोपीय राजनयिक हैं, जिसने बारंबार यूक्रेन संकट के बाद पुतिन से मुलाकात की है, तिरस्कार को स्वीकार किया जब पुतिन ने उनके प्रति उस तिरस्कार का भाव भी दर्शाया। उनका कहना है कि मैं पुल बनाना चाहता हूँ, मैं खाइयाँ नहीं खोद रहा हूँ। और वो इसके पहले घोषणा करते रहे हैं कि फ्रांस की एक स्वाधीन सामरिक नीति होनी चाहिए, फ्रांस की एक स्वायत्त विदेश नीति होनी चाहिए, और वो एक यूरोपीय विकल्प के रूप में फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाटो को उन्होंने एक बार लगभग मृतप्राय घोषित कर दिया था। इसको लेकर तनातनी भी उनके अपने अमेरिकी संधि मित्रों के साथ हुई थी, मगर यूक्रेन संकट के बाद से स्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदली हैं। कोविड के अलावा तपती धरती और मौसम बदलाव की राजनीति के साथ भी फ्रांस और मैक्रोन का नेतृत्व घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जब पेरिस में कॉप आयोजित की गई थी तो उसमें उनकी फ्रांस की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। भारत ने उनको सहयोग दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवस्था से निकल जाने के बाद ये प्रगति स्थगित हो गई थी। आज जब कोविड पर काबू पाया जा चुका है तो शायद ये चुनौती फिर से फ्रांस के राजनीति में महत्वपूर्ण है। मगर मुख्य तौर पर उन्होंने क्या उन आंतरिक समस्याओं का समाधान किया है जिसकी अपेक्षा फ्रांस का मतदाता उनसे करता था? उनका पुनर्निर्वाचन फ्रांसीसी मतदाता की इच्छा पर, उनके जनादेश पर निर्भर करता है। मगर कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव से भी कौन से मुद्दे रेखांकित होते हैं जो दुनिया को यूरोप के बाहर भी अन्यत्र प्रभावित करते हैं। फ्रांस के अलावा कुछ और मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस बार, जिनका चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दो धन दो वाली वार्ताओं संवाद का दौर होता है, बड़े एक अंतराल के बाद वो पहली बार डिजिटल माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत माध्यम से होगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका जा रहे हैं। जब हम बातचीत ये कर रहे हैं उस समय ये वार्ता संपन्न हो रही होगी, और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन इनके साथ समकक्ष वार्ताएं करेंगे। ये वार्ताएं उस दौर में हो रही हैं जब भारत और अमेरिका के संबंधों पर काफ़ी तनाव है। अमेरिका इस बात से थोड़ा खिन्न है कि भारत ने उसका साथ रूस की भर्त्सना में नहीं दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद वो बार बार
अनुपस्थित होता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मतदान में, और कमोबेश उसका रवैया रूस की तरफदारी का अमेरिका को नज़र आता है। हालांकि अमेरिकी नेता कहते रहे हैं कि वो समझते हैं कि भारत की व्यवस्थाएं क्या हैं, मगर कुछ उच्च पदस्थ अमेरिकी राजनयिकों ने ऐसी भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया है जो असहनीय है, जिनमें वहाँ के उपराष्ट्रीय सलाहकार श्री सिंह थे, जिन्होंने भारत में आकर कहा यदि भारत ऐसा ही करता रहा तो उसको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की व्यवस्था होती है कि वो अपनी संप्रभुता की, अपनी स्वाधीन विदेश नीति की रक्षा करे और ये दिखाए कि वो अमेरिका के दबाव में झुक नहीं रहा है। मगर शक्ति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन निकट आया है, और भारत भी यदि उस तरफ जाता है तो इसके क्या प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ेंगे, ये इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम 2+2 वार्ता का चर्चा करेंगे। एक और घटनाक्रम उल्लेखनीय है। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इसके साथ ये उम्मीद जगी है कि हमारे व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैमाना कई गुना बढ़ जाएगा। जब से चीन का दबाव ऑस्ट्रेलिया पर पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भारत को विकल्प के रूप में देखता है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई महासागर में, दक्षिण पूर्व एशिया हो, भारत की इच्छा अपेक्षा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्स में वो साकार करता रहे। मगर जब से ओकोस की स्थापना हुई है, क्वाड्स थोड़ा हाशिए पर आया है। इस संदर्भ में इस आर्थिक रिश्तेदारी का महत्व और बढ़ जाता है। अन्यत्र मध्य पूर्व में सऊदी अरब और सीरिया के बीच संबंधों का सामान्यीकरण चल रहा है। उससे भी शायद महत्वपूर्ण बात यह है कि यमन में जो बरसों से गृह युद्ध चला आ रहा था, उसमें युद्ध विराम फिलहाल हो चुका है, और ऐसी पेशकश लग रही है कि शांति वहाँ लौट सकेगी। इन सब का चर्चा हम आपके साथ इस बार करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति पद का चुनाव सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि फ्रांस यूरोपीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्यों में है, उसके नेताओं में एक है, और फ्रांस एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक विरासत विश्वव्यापी है। फ्रांस सिर्फ का राष्ट्रपति पद का चुनाव सिर्फ इसलिए भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ के राष्ट्रपति आज भी एक पूरा कार्यकाल पूरा कर चुकने के बाद बहुत युवा हैं, और वो जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो उनकी उम्र 37-38 वर्ष की थी, और आज भी अपने समकालीन नेताओं से, सिर्फ शायद ट्रूडो को छोड़कर, वो काफ़ी कम उम्र के हैं। चाहे पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, और अमेरिका के बाइडेन तो लगभग भीष्म पितामह की तरह बुजुर्ग हो चुके हैं। मगर क्या इस तरह की किसी युवा नेता का कोई संवाद अपने समकालीन विश्व मंच पर सक्रिय अन्य नेता के साथ सहज हो सकता है? कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उम्र के लिहाज से भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनके निकट हों, मगर वो जितना गैर जिम्मेदार हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उतना ही शायद गुरु गंभीर मैक्रोन है। तो कहीं न कहीं इस स्वभाव का भी अंतर पड़ता है कि क्या जो करिश्माई व्यक्तित्व का धनी नेता होता है, और जो अपने को नए स्वप्नदृष्टा के रूप में अपने मतदाता के सामने पेश करता है, और एक नई भूमिका अपनी एक मध्य मार्गीय नेता की बनाता है, क्या उसका लेना देना हो सकता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ जो किसी विचारधारा विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं, और यदि अपने को मध्य मार्गी कहते भी हैं तो उनके आचरण में ये अंतर अपने देश की आंतरिक नीतियों में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखने में साफ साफ मिलता है। जिस समय मैक्रोन ने सत्ता ग्रहण की थी, फ्रांस की राजनीति दो धड़ों में बटी थी, अति दक्षिणपंथी और अति वामपंथी। इन्हीं का प्रभुत्व अधिकांश मतदाताओं पर था। मगर दोनों ही पार्टियों की सरकारें जब सत्ता में आती थी तो न तो फ्रांस की आर्थिक समस्याओं का निदान कर सकती थी, और न ही फ्रांस की विदेश नीति को कोई नई गति, नई दिशा दे सकी थी। कहीं न कहीं फ्रांस को तब माना जाता रहा था, एक तरह से पिछलुआ तो नहीं कहना चाहिए, मगर अनुसरण करता जर्मनी का, जहां एंगेला मार्केल जो थी वो सबसे प्रभावशाली नेता यूरोप की मानी जाती थी। आज वो मंच पर सक्रिय नहीं है, और आज जर्मनी उस स्थिति में नहीं है। उसका एक कारण ये है कि जर्मनी जितनी बड़ी सीमा तक निर्भर है रूस की गैस और पेट्रोल संपदा पर, आयात पर, उसको बहुत संभल कर, देख कर, सच्चा कर कदम उठाना पड़ता है रूस के प्रति। और इस तरह से आज एक तेहरी भूमिका मैक्रोन निभा रहे हैं। वो पुनर्निर्वाचन के प्रत्याशी हैं, काम कर रहे पदासीन राष्ट्रपति हैं, और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। वो यूरोप के सबसे सक्रिय राजनयिक हैं जिन्होंने पुल बनाने की कोशिश की है
पुतिन के साथ, रूस के साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं खाई नहीं खोदता पुल बनाता हूँ। भले ही उनका तिरस्कार पुतिन ने कभी कभार किया हो, मगर वो अपने काम में डटे रहे हैं, पीछे हटे नहीं हैं। उनका हमेशा से मैक्रोन का यह मानना रहा है कि फ्रांस की एक स्वाधीन सामरिक नीति होनी चाहिए, और फ्रांस की ही नहीं, फ्रांस की इस सामरिक स्वाधीन नीति और स्वायत्त विदेश नीति का असर यूरोप में भी देखा जाना चाहिए। यूरोप का उदय, यूरोपीय समुदाय का विकास एक ऐसे बहुराष्ट्रीय मंच के रूप में होना चाहिए जो एक विकल्प हो अमेरिका की उपस्थिति का यूरोप में। और इस कारण एक बार मैक्रोन ने यहाँ तक कहा था कि नाटो मृतप्राय है, ब्रेन डेड है, जिसके कारण उनके संबंधों में कुछ तनाव अमेरिका के साथ आए थे। कुछ तनावों का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। जब ऑकूस की स्थापना हुई तो अमेरिका ने जिस तरह से ब्रिटेन को आगे बढ़ाया था पनडुब्बियों के सौदे के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका भी कुछ बुरा प्रभाव फ्रांस पर पड़ा है। तो फ्रांस और अमेरिका के रिश्तों में जहां थोड़ी खटास आई है, वहीं यूरोप में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मैक्रोन को मिला है। मगर कुल मिलाकर जब हम पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं तो हमें देखना ये होगा कि क्या फ्रांस का मतदाता पिछले 5 साल की उनकी उपलब्धियों से संतुष्ट है या उनकी असफलताओं से ज़्यादा असंतुष्ट है और त्रस्त है, और उसे लगता है कि अब सत्ता में परिवर्तन होना ही चाहिए। जब हम ये चर्चा करते हैं तो हमें एक बात की ओर इशारा करना बहुत ज़रूरी है कि आज जिस लोक लुभावन नारे का प्रयोग मैक्रोन कर रहे हैं वो है, हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये लगभग आपको उस नारे की याद दिलाता है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इस्तेमाल किया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर नारा देना आसान काम है, इस पर जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करना, नीतियों का निर्धारण बड़ा कठिन काम है। जिस समय पहल सत्ता ग्रहण की थी मैक्रोन ने, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्टवादी ढंग से बात साफ पारदर्शिता से कर दी थी। उन्होंने श्रमिकों से कहा था कि मैं आपकी नौकरियां बचाने का वादा नहीं करता हूँ, मगर मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं आपकी नौकरियाँ, आपकी जीविका बचाने का प्रयास करूँगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि फ्रांस बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, भूमंडलीकरण का प्रभाव है, पुराने कार्य कौशल उपयोगी नहीं रह गए हैं, पुराने उद्योग धंधे धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो रहे हैं। तो जो फ्रांस में संगठित श्रमिक संगठन हैं और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो मोटर यातायात से जुड़े थे, जो वहाँ एक बड़ा ताकतवर न्यस्त स्वार्थ भी हैं, उनको उन्होंने साफ साफ ये संदेश दिया कि युवा पीढ़ी को नए नए कौशल सीखने होंगे ताकि जो नए नए रोज़गार पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जीविका के अवसर, वहाँ वो बेहतर नौकरियों को प्राप्त कर सके। युवा वर्ग के लिए ऐसा करना संभव है जिन्हें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नए कौशल सिखाए जा सकते हैं, मगर जो अब तक काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, श्रमिक थे, उनके लिए बड़ा कठिन है कि यदि उनके जिन कामों में वो लगे थे वो बंद होते हैं तो वो क्या इस उम्र में नए कौशल सीख सकते हैं या संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 2018 में ये स्थिति काफ़ी विस्फोटक बन गई थी जब ईंधन के दाम बढ़े थे और सारे फ्रांस में मैक्रोन को हटाने के लिए नारे लगे थे और आंदोलनकारी सड़कों पर जुट गए थे। पीछे हटने को मजबूर हुए थे मैक्रोन तब, मगर तब से अब तक स्थिति फिर बदल गई है। फ्रांस में जो आम आदमी है उसको ये बात समझ में आती है कि कोविड महामारी की चपेट में आने के कारण दुनिया के और देशों की तरह फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी जो झटका लगा था, जो उसकी प्रगति की दर मंद हुई थी, यदि उसको वापस हासिल करना है तो कहीं ना कहीं कमर कसनी पड़ेगी, हमें पेट पर कटौती करनी पड़ेगी और कुछ नए परिवर्तन स्वीकार करने पड़ेंगे। कुछ फ्रांसीसी इस बात से खिन्न हैं कि फ्रांस में जो अंगूरों की खेती के बागान थे, जहाँ से वाइनें बनती थी बड़ी श्रेष्ठ नायाब, वहाँ अब भूमि का उपयोग बदल गया है। वहाँ बहुमंजिली इमारतें, फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स बन रही हैं, अर्थात नगरीकरण धीरे धीरे प्रसार कर रहा है देहाती फ्रांस की ओर। देहात शब्द फ्रांस में एक खास अहमियत रखता है। देहात के साथ पिछड़ापन नहीं वहाँ जुड़ा हुआ है, देहात के साथ एक ऐसी जीवन शैली है जो फ्रांस की पारंपरिक खान पान की जीवन शैली के साथ जुड़ी है। ख़ास फ्रांस की पहचान है, वो सांस्कृतिक पहचान हो, वो नायाब शराबों की पहचान हो, वो पनीरों की पहचान हो, वो अंगूर की खेती हो, ये सारी बातें फ्रांस की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं। तो जब ये रूपांतरण हो रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकरण और इसके साथ बढ़ता प्रदूषण फ्रांस के ग्रामीण अंचल में पहुंच रहा है, तो लोग इसे चुनौती के रूप में मानते हैं और आलोचना करने लगे हैं मैक्रोन की कि मैक्रोन तो पेरिस में रहने वाले शहरी सृष्टि वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अमीरों के राष्ट्रपति हैं, वो गरीबों के राष्ट्रपति नहीं हैं।
ये आलोचना थोड़ी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि मध्यमार्गी मैक्रोन ने कोशिश ये की है कि कुछ कड़े कदम तो उठाए जा सकें जो शायद लोकप्रिय ना हो, मगर धीरे धीरे उनका अच्छा प्रभाव देखने को फ्रांस की जनता को मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात अगर फ्रांसीसी संदर्भ में देखें, तो जिस क्षेत्र से खुद मैक्रोन आते हैं, जो उनका अपना कस्बा है अमेयां का, तो वहाँ भी उन्होंने व्यवस्था की है कि 3 वर्ष से ऊपर के हर छात्र को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, उसे स्कूल में मध्यकाल में भोजन मिले। और ये चीज़ें बड़ी विडंबना लगती है कि भारत में जब हम चर्चा करते हैं मुफ्त मध्यकालीन खाने की, नाश्ते की, स्कूल में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की, तब हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया के और देश फ्रांस जैसे भी हैं, जो विकसित हैं, अमीर हैं, संपन्न हैं, ताकतवर हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जहाँ भी ये समस्या है, तो क्षेत्रीय विकास में असंतुलन न केवल भारत में और विकासशील देशों में देखने को मिलता है, फ्रांस में भी इसके दर्शन होते हैं। कुछ और मुद्दे हैं जो इस चुनाव में उठ रहे हैं और जिनको रेखांकित करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सार्वभौमिक महत्व के हैं। न केवल अमीरों के राष्ट्रपति बनाम वंचितों के राष्ट्रपति या सबके राष्ट्रपति की बात वहाँ होती है, ये आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर भी कभी लगाया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी लगाया जाता है, और ये आरोप पुतिन पर तो लगाया ही जाता रहा है। मगर कुल मिलाकर यदि आप देखें तो ये जो आर्थिक विषमता एक देश के भीतर है और विकास का समतापूर्ण फायदा सबको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मुद्दा हर जनतंत्र में महत्वपूर्ण है। और जब हम जनतंत्र की बात करते हैं तो जनतंत्र में बहुसंख्यक मतदाता जिसे चुनते हैं, क्या वो उनके सपनों को साकार करेगा, या सत्ता में आने के बाद उसका रवैया बदल जाएगा, या वो दक्षिणपंथी अनुदार तानाशाही की ओर जाएगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बात और जो दांव पर है वो यह है कि आज सारी दुनिया में जो तानाशाही बनाम जनतंत्र की बहस चल रही है, जो निर्वाचित तानाशाही की बहस चल रही है, जैसे जो अनुदार जनतंत्र हैं, वो हंगरी हो, वो पोलैंड हो, उन सब के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सत्ता ग्रहण करने वाला ब्राज़ील में बोल्सोनारो हो, चुनाव के जरिए आए हैं। और दक्षिण अमेरिका में ही अन्यत्र हाल में एक दौर ऐसा आया है कि फिर राजनीतिक विचारधारा सक्रिय हुई है और वामपंथी विचारधारा वहाँ सत्ता ग्रहण कर रही है। वो वामपंथी विचारधारा दशकों पहले की मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा नहीं है, मगर एक नई तरह की का वामपंथ है जो मौसम बदलाव की राजनीति के प्रति सचेत है, जो भूमंडलीकरण के खतरों से सतर्क रहना चाहता है, और जो समावेशी है और जो संघीय व्यवस्था को अपने राज्य में चिली की तरह स्थापित करना चाहता है। दूसरे छोटे छोटे राज्य हैं, पेरू, जहाँ वामपंथी सरकार ने सत्ता ग्रहण की है मगर संकटग्रस्त है, वहाँ साझा सरकार काम नहीं कर पा रही, राष्ट्रपति पर बार बार महाभियोग लगाने की तैयारी की जाती है। तो ये स्थिरता अस्थिरता का माहौल दुनिया भर में है। फ्रांस में भले ही हर विकसित देश की तरह चुनाव के परिणाम कुछ भी हों, हम ये मान कर चल सकते हैं कि वहाँ अचानक राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी, वहाँ की आर्थिक जीवन में एकाएक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा। मगर कुछ और मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा ज़रूरी है कि फ्रांस हमेशा से कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राज्य रहा है, और उसने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में कड़ाई के साथ इस पंथ निरपेक्षता को लागू किया है, और इसी कारण वो निशाना बनता रहा है इस्लामी कट्टरपंथियों का। और कई बार आरोप ये लगता है कि जब वो मैक्रोन ये घोषणा करते हैं कि कोई भी धार्मिक सांप्रदायिक गुट अपनी शिक्षण संस्थान नहीं चला सकता है और शिक्षकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों मुद्दे फ्रांस में ही नहीं संसार में अन्यत्र भी महत्वपूर्ण हैं। भारत में भी इसका चर्चा होता है कि पाठ्यक्रम में कितना परिवर्तन हो सकता है, धर्म की क्या भूमिका संस्कृति में रहनी चाहिए, क्या साझे की संस्कृति सांप्रदायिक संस्कृति से भिन्न है, इनमें क्या तालमेल व्यय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किस सीमा तक पाठ्यक्रम बदला जा सकता है, और यदि कोई निर्वाचित सरकार जनादेश के साथ स्पष्ट बहुमत में आती है तो क्या उसे इस बात का अधिकारी न समझा जाए कि वो इच्छानुसारी परिवर्तन कर सकती है। ये सारे बुनियादी मुद्दे फ्रांस के चुनाव में बार बार खड़े हो रहे हैं। कुछ और मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये मुद्दे जुड़े हैं शरणार्थियों को पुनर्स्थापित करने से। अब यूक्रेन में जब से रूस का हस्तक्षेप हुआ है, लगभग 1/4 आबादी वहाँ की शरणार्थी बन गई है, मगर ये शरणार्थी यूरोपीय भाई बहनों से मिलते जुलते नस्ल की दृष्टि से हैं। भाषा फर्क हो सकती है, मगर उनकी धार्मिक मान्यता, उनका दिखावा, उनका रंग रूप
बाकी यूरोपीय भाई बहनों जैसा है। आज दोहरे मानदंडों का जिक्र होने लगा है कि जब अफ्रीका से या तुर्की से या दुनिया के किसी और देश से शरणार्थी यूरोप में पहुंचते थे तो उनके साथ भेदभाव बरता जाता था, और इस एक तरह का इस्लाम द्वेष, इस्लामोफोबिया इससे ही पैदा हुआ था। मगर आज जब यूक्रेन से लोग यूरोप में पहुंच रहे हैं तो खुले हाथ से उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, फ्रांस भी बड़ी संख्या में इनको स्वीकार कर रहा है। तो ये एक पक्ष जो है शरणार्थियों की समस्या से जुड़ा, मानवाधिकारों से जुड़ा है, युद्ध अपराधों से जुड़ा है और दोहरे मानदंडों से भी जुड़ा हुआ है। इन सब का प्रभाव किस हद तक पुनर्निर्वाचन के मतदान पर पड़ेगा ये देखने लायक होगा। जहाँ तक मैक्रोन का प्रश्न है, मैक्रोन ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो अपनी अपनी इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित रख सके, यूरोपीय नेता के रूप में, करिश्माई आकर्षक कमोबेश नौजवान नेता के रूप में, और एक ऐसे मध्यमार्गी नेता के रूप में जो यथार्थ परक हो, सिर्फ सपने न दिखाता हो, सपनों का सौदागर भर न हो, सिर्फ वादे न करता हो, और इसका मूल वो चुका रहे हैं, ये नजर आ रहा है। उन पर एक आरोप और लगता है कि जो उनका सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनय है वो फ्रांस की उस महत्वाकांक्षा को झलकाता है जब फिर फ्रांस अपने औपनिवेशिक महाप्रभु वाले रूप को वापस हासिल करना चाहता है। वो लेबनान हो, वो अफ्रीका में दक्षिणी सहारा हो, वो माली चाड हो, वो अन्यत्र हो, वो संयुक्त राष्ट्र की सैनिकों टुकड़ियों के साथ फ्रांस मददगार के रूप में उपस्थित हो, या फ्रांसीसी लीजन के सैनिक वहाँ हो। हाल में मैक्रोन ये चेतावनी देने को बाध्य हुए थे कि यदि उनकी इस सहायता को, फ्रांस के सैनिक समर्थन को, सैनिक सहायता को उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। इसका एक पक्ष ये था कि चुनाव के वर्ष में उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्यों फ्रांस इतना बड़ा खर्च बर्दाश्त कर रहा है, क्यों अपनी जाने फ्रांसीसी नागरिकों की वहाँ गंवा रहा है जब इसका कोई लाभ सीधे सीधे उसके राष्ट्रहित को नहीं है। मगर चुनाव के बाद क्या वो इस कदम को पीछे खींचते रहेंगे या उनकी भूमिका बदलेगी, ये भी देखने लायक होगा। ये सवाल सिर्फ फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का नहीं है, ये इस बात का भी है कि जिस घड़ी रूस के सैनिक आक्रमण के कारण यूक्रेन पर यूरोपीय समुदाय में दरार पड़ रही है, पूर्वी यूरोपीय देश अलग होते नजर आ रहे हैं अपने उस एकता से, सर्वसहमति से यूरोपीय समुदाय की। जर्मनी इस समय एंगेला मार्केल जैसी स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाने की नहीं है, तो क्या फ्रांस वह निर्णायक भूमिका फ्रांस एक देश के रूप में और यूरोपीय समुदाय के नेता के रूप में निभा सकता है? क्या उसके उभयपक्षीय रिश्ते भारत जैसे देशों के साथ यदि पुनर्निर्वाचित मैक्रोन होते हैं तो वो सहकार, चाहे सैनिक साथ सामान की खरीद फरोख्त में हो, राफेल सौदों के बाद, या वो पनडुब्बियों के मामले में हो, ऑकुस की स्थापना के बाद, या वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में हो, जैतपुर तथा अन्य ऐसी परियोजनाओं के बारे में, और या फ्रांस और भारत के बीच में जो पारस्परिक मधुर संबंध पारंपरिक रहे हैं उनकी बुनियाद और मजबूत की जा सकेगी। ये कहाँ कहाँ हम सहकार कर सकते हैं, वो मॉरिशस हो, वो अफ्रीका हो, ये देखने लायक होगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। ये वो पक्ष हैं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद के चुनाव के हैं। अब एक अंतिम बात कि क्या नफ़ा नुकसान मैक्रोन को इन चुनावों में मतदान में हो सकता है। हमने जिक्र किया था एक और अति दक्षिणपंथी, एक और अति वामपंथी। जहाँ तक अति दक्षिणपंथी खेमे का सवाल है, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं वही मिस मेरियन लपेन, जिनको पिछली बार 10 प्रतिशत अंकों से पराजित किया था दूसरे दौर में चुनावों के मैक्रोन ने। मगर इस बार उन्होंने इस बढ़त को थोड़ा कम कर दिया है। उन्होंने अपने रवैये को थोड़ा बदला है, जितना उनका उग्र रूप होता था उसको उन्होंने संयमित किया है। उनका ये कहना है कि जनसंपर्क के मामले में मैक्रोन कमज़ोर हैं, वो खटे छटे रहते हैं, उनका देखने वाला जो रूप है, उनकी मुख मुद्रा जो है वो थोड़ी अहंकारी है, वो श्रेष्ठी वर्ग के सदस्य हैं, वो आम जनता से जुड़ते नहीं हैं। वो खुद अपनी दर्जनों बिल्लियों के सामने जनता से उनकी भाषा में बात करती हैं। और उनको एक बड़ा लाभ ये हुआ है कि जो अति उग्रपंथी ज़ोरोव नाम के व्यक्ति थे फ्रांसीसी राजनीति में, जो पुतिन के अंधभक्त थे, समर्थक थे, नस्लवादी थे, इस्लाम द्वेषी थे, वो मजबूर हुए हैं इस दौर से बाहर निकलने के लिए। और उनके जो समर्थक थे उनकी इस उग्रपंथी से लगभग वहशीपन से खिन्न होकर अपना मत लेपेन को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विडंबना यह है कि जो वामपंथी लोग थे, जो खिन्न हैं
मध्यमार्गी नीतियों से उनको लगता है कि मध्यमार्गी कम है, ये दक्षिणपंथी ज़्यादा है, तो वो मैक्रोन को हराने के लिए अपने मत हस्तांतरित करने वाले हैं। उन्होंने ये प्रकट की है इच्छा लेपेन को, वो किसी भी कीमत पर मैक्रोन का पुनर्निर्वाचन रोकना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैक्रोन ने ब्रेक्सिट के समय जो कुछ किया, कई बार उनकी मुद्रा मुठभेड़ की हो जाती है, कई बार वो जनता से कटे छटे नजर आते हैं। शायद इस जनसंपर्क को अब तक असावधानीवश इन्होंने इसलिए पीछे रखा था कि उन्हें लगता था कि उनका पुनर्निर्वाचन लगभग सुनिश्चित है। मगर जैसे जैसे उनकी बढ़त जनमत संग्रह में कम हो रही है, उन्होंने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है। मतदान के नतीजे कुछ भी हों, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जो मुद्दे रेखांकित किए गए हैं वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और उन पर हमारी नज़र इन चुनावों के नतीजे आने के बाद भी बनी रहनी चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच 2-2 संवाद संपन्न हुआ है। इस बार का दौर पहली बार व्यक्तिगत सशरीर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की मुलाकात से हुआ था। इसके पहले कोविड के कारण ये वार्ताएं डिजिटल माध्यम से होती थी और जिन परिस्थितियों में ये संवाद इस बार हुआ है वो ख़ास नाजुक मौका है, क्योंकि अमेरिका को निरंतर यह लगता रहा है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, उसने निराश किया है अमेरिका को रूस की भर्त्सना करने के मामले में। रूस ने जो सैनिक आक्रमण यूक्रेन में किया, उल्लंघन किया संयुक्त राज्य के एक सदस्य देश की संप्रभुता का, वहाँ बर्बर नरसंहार किया और उसके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि युद्धापराध किए गए हैं, वहाँ वंशनाशक नरसंहार जेनोसाइड किया गया है। और भारत ने एक बार भी रूस का नामोल्लेख लेकर उसकी निंदा या आलोचना नहीं की है, बल्कि जब जब अमेरिका ने और पश्चिमी यूरोप के देशों ने, यूरोपीय समुदाय ने घेरने की कोशिश की है रूस को, तो भारत अनुपस्थित रहा है मतदान से, एब्सटेन किया है उसने। ऐसा उसने 1, 2, 3, 4 बार नहीं, अब तक 9 बार कर दिया है। और हाँ, अब उसकी भाषा में थोड़ी कड़ाई आने लगी है। वो कहता है हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं नरसंहार की, युद्धापराध की, मगर जब जब भारतीय विदेश मंत्री से पूछा जाता है आप किसके पक्ष में हैं, तो डॉक्टर जयशंकर स्पष्ट कहते हैं कि भारत शांति के पक्ष में है, भारत सारे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, भारत युद्ध नहीं शांति के पक्ष में है। मगर ये सारी बातें अपनी जगह पर कितनी अच्छी क्यों न सुनने में देती हों, जो अंतर्राष्ट्रीय संकट है उसके समाधान में मददगार नहीं होती हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक उदीयमान शक्ति के रूप में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, कभी न कभी ये तय करना होगा कि वह किस पक्ष में है, आक्रमणकारी के पक्ष में या बचाव कर रहे देश के पक्ष में, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ है जो भर्त्सना कर रहा है इस तरह के आचरण की, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तहस नहस कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, या अपने राष्ट्रहित की ऐसी संकीर्ण परिभाषा करता रहेगा और अलग थलग पड़ जाएगा जैसे आज रूस पड़ गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। तो क्या रूस का साथ देना भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है? ये मुद्दा ज़रूर उठेगा 2+2 की इस वार्ता में, जब वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और वहाँ के रक्षा सचिव ऑस्टिन बात करेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से। तो एक तो कहीं ना कहीं प्रयास होगा, हुआ ही होगा इस संवाद में उन घावों में मलहम लगाने का जो अमेरिकी अधिकारियों के उन भड़काऊ बयानों से पैदा हुए हैं कि यदि भारत ने यही आचरण जारी रखा तो उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हालांकि अमेरिका के नेतागण ये कहते रहे कि वो समझ सकते हैं कि भारत की मजबूरियां क्या हैं, विवशताएं क्या हैं, और भारत के विदेश मंत्री समझाने की कोशिश अनेक बार कर चुके हैं अपने अमेरिकी समकक्षों को कि भारत को जो सैनिक साज सामान रूस से मिलता है उसकी कीमत सस्ती है बनस्बत उस सैनिक साज सामान के जो भारत अन्यत्र कहीं से खरीद सकता है। साथ ही भारत के साथ जो वर्षों से पारंपरिक घनिष्ठ विशेष मैत्री रूस की रही है, टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की जो परंपरा, जो उसकी विरासत रही है, और सुरक्षा परिषद में जब जब भारत किसी अड़चन में पड़ा है तो रूस ने अपने वीटो का प्रयोग कश्मीर विवाद समेत भारत के हित में किया है। बांग्लादेश मुक्ति अभियान की यादें आज आधा सदी पुरानी हैं, मगर फिर भी आज ताज़ा होने लगी हैं जब इस तरह का हस्तक्षेप, भयादोहन, गनबोट डिप्लोमेसी अन्यत्र देखने को मिल रही है। भारत का एक तर्क ये भी निश्चित रूप से 2-2 वार्ताओं में फिर दोहराया जाएगा कि ये युद्ध, यूक्रेन में जो संकट है वो एक यूरोपीय युद्ध है। इसका निराकरण वास्तव में यूरोपीय समुदाय को और अमेरिका को अपने यूरोपीय संधि मित्रों के साथ करना होगा। भारत का इससे सीधे कोई लेना देना नहीं, भले इस युद्ध का बुरा परिणाम ईंधन की चढ़ती कीमतें हों या गेहूं के निर्यात आयात पर हो, भारत को भी झेलना पड़ सकता है।
जहाँ तक भारत और रूस के संबंधों का प्रश्न है, रूस ने भारत की प्रशंसा की है और भारत के लिए समस्या अब चुनौती अधिक जटिल और उलझ रही है कि कब तक वो रूस को प्रसन्न रखते हुए अमेरिका को बिना नाराज़ किए अपने राष्ट्रहितों की रक्षा कर सकता है। भारत का प्रमुख उद्देश्य ये है कि रूस से जो सैनिक साज सामान की खरीद वो कर रहा है, इसमें S-400 प्रक्षेपास्त्र भी हैं, उनकी खरीद पर अमेरिका रोक न लगाए और अमेरिका ने जिस तरह के आर्थिक निषेध रूस पर लगाए हैं उनकी चपेट में भारत को न ले। अब यथार्थ तकाजा तो ये है कि भारत इतना बड़ा देश है कि जिसको अलग थलग करने का खतरा जोखिम अमेरिका भी नहीं उठा सकता, खासकर इस समय जब वो चौतरफा घिरा हुआ है। भारत को वो अपना पिछड़ा हुआ नहीं मान सकता, अपना संरक्षित राज्य नहीं मान सकता, न अपना ऐसा संधि मित्र मान सकता है जो उसकी हर राय मानने को बाध्य हो। तो कहीं न कहीं अमेरिका को तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। अमेरिका की विश्वसनीयता एक संरक्षक के रूप में, एक संधि मित्र के रूप में उसका क्षय हुआ है अफ़गानिस्तान के बाद ख़ासकर, और बड़े खिन्न हुए हैं उसके यूरोपीय संधि मित्र फ्रांस जैसे ऑकस की स्थापना के बाद। और अमेरिका स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी निरापद रख सके, भारत की सामरिक सुरक्षा को भी चीन के विरुद्ध निरापद रख सके, क्योंकि उसके जो अपने बुनियादी हित हैं वो दक्षिण एशिया में या मध्य एशिया में उस तरह नहीं है जितने वो पूर्वी एशिया में, ताइवान में चीन की तरफ है या यूरोप में है। तो यदि अमेरिका के प्रमुख सामरिक हित यूरोप में और अमेरिकी महाद्वीप में है तो भारत के साथ उसकी सामरिक रिश्तेदारी बहुत दूर की होती है। हाल के वर्षों में, दशकों में जो ये बात कही जाती रही है कि भारत की विशेष सामरिक साझेदारी अमेरिका के साथ है, तो उसकी विशेषता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता इस संकट के दौरान सामने नजर आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में रूस के सैनिक हस्तक्षेप के बाद एक नया मंच उभर रहा है जिसे वो रिक कहते हैं। वैसे कहने को ये महाद्वीपीय साझेदारी थी जो ब्रिक्स कहलाती थी, जिसमें ब्राज़ील भी था और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था, मगर बाद में एक और मंच था शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चीन, भारत, मध्य एशियाई गणतंत्र और रूस थे। मगर आज लोगों का मानना है कि यूक्रेन के संकट के बाद 3 देश एक तरफ खड़े नज़र आ रहे हैं भारत के एब्सटेंशंस मतदान में अनुपस्थित रहने के बाद, कि भारत, रूस और चीन लगभग एक ऐसी तिकड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुमत का से अलग खड़ी नज़र आ रही है। अब अमेरिका कहता रहे कि हम भारत की स्थिति मजबूरियां समझते हैं, भारत दलील देता रहे कि रूस के साथ उसकी विशेष रिश्तेदारी है, मगर कहीं न कहीं इस तिकड़ी में जिसमें ब्राज़ील अब बाहर है, दक्षिण अफ्रीका बाहर है, रूस चीन के भी बहुत करीब है। तो अब आप कहते रहिए कि रूस, चीन और भारत इतनी बड़ी, इनकी जीडीपी जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद इतना बड़ा है, इनकी आबादी दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, दुनिया के 2 सबसे बड़े आकार वाले देश भले ही ना हो, मगर रूस तो दुनिया का सबसे बड़े आकार वाला देश है। उसमें यदि आप चीन और भारत को शामिल कर लें तो भौगोलिक विस्तार भी बहुत बड़ा हो जाता है। मगर कुल मिलाकर इसमें 2 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, मगर ये सारे आंकड़े अपनी जगह पर, और बाकी सारी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दूसरे पाले में खड़ा जब नज़र आता है तो भारत के लिए चिंताजनक विषय है कि यदि हम ये मान भी लें एक क्षण के लिए, बहस के लिए, कि रूस, चीन और भारत RIC उभर रहा है, जो ब्रिक्स को भी विस्थापित कर रहा है, जो SCO से भी बात की चीज़ है, जो जब यूक्रेन का संकट समाधान होगा, जब कोविड की चपेट से दुनिया बाहर निकल रही होगी, जब सामुदायिक सार्वभौमिक मुद्दे जो हैं मौसम बदलाव के, उनसे जूझने के लिए सारा विश्व तैयार हो रहा होगा, 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियां सामने आ रही होंगी, बिग डेटा की, एनालिटिक्स की, साइबर वॉर की, शरणार्थियों की समस्या जो फिर रेखांकित हुई है यूक्रेन के बाद, मुँह बाएँ सामने खड़ी होगी, जहाँ ऊर्जा संकट होगा, जहाँ खाद्य संकट होगा, जहाँ जल संकट आने वाले दिनों में हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ऐसे 2 समानांतर मंच हो सकते हैं जहां एक ओर RIC हो और दूसरे ओर यूरोपीय समुदाय, अमेरिका और पूरा पश्चिमी जगत एकजुट हो? हाँ, ये बात भली जग जाहिर हो चुकी हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो चाहे यूरोपीय समुदाय हो या चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, उन्होंने निराशी किया है संकट निवारण में, मगर समस्याएं बची रहेंगी। तो क्या ये जिसकी कल्पना आज की जा रही है ये कुछ ठोस रूप धारण कर सकती है? तो क्या रूस,
चीन को प्रभावित कर सकेगा भारत के अनुकूल आचरण करने के लिए, कुछ समझौते करने के लिए। अन्यत्र यदि भारत कुछ रियायत देने को तैयार हो, यदि भारत जो अमेरिकी प्रोत्साहन में, अमेरिकी प्रेरणा से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच रहा था, यदि वहाँ से वो पीछे आने की कुछ संकेत देता है, तो क्या चीन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई सागर में, हिंद महासागर में कुछ रियायत कर सकता है, या हिमालयी जो विवादग्रस्त हमारी सरहद है उसमें पीछे हटने की बात तो छोड़िए, संवाद के जरिए संकट समाधान की या जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके बारे में कोई निर्णायक फैसला किया जा सकता है। चीन के अतीत के आचरण को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि रूस चीन को इस मामले में प्रभावित कर सकेगा। तब क्या इसका दूसरा पक्ष ये है, क्या रूस भारत पर दबाव चाहे डाले या न डाले, उसको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप तेल गैस का सौदा हमसे कर लीजिए, हमसे सैनिक सामान खरीद लीजिए, मगर चीन के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने के लिए हाल फिलहाल कम से कम कुछ समझौता या रियायत स्वीकार कीजिए। इसकी संभावना भी कम लगती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बेखबर है इस नए त्रिकोण के उदय होने से, मगर इस त्रिकोण की वास्तविकता कितनी है और इसके बारे में हम अभी काल्पनिक उड़ानें कितनी भर रहे हैं, बेकार के दिवास्वप्न कितने देख रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। ये निश्चित रूप से इस संवाद में आएगा और इस संवाद में शायद कुछ चर्चा हमारे पड़ोस का भी होगा, जहाँ चीन के परियोजनाओं के कारण भयंकर आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है और जहां इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव जिनके विरुद्ध पारित हो चुका है, ये आरोप अमेरिका पर लगाते थे कि उनको हटाने की साजिश अमेरिका की थी। तो दक्षिण एशिया में जो कुछ उथल पुथल हो रही है उसके बारे में भी शायद कुछ चर्चा, ठोस सैनिक सामरिक चर्चा इस संवाद में हो सकती है। इस संवाद में जो कुछ बातें होती हैं वो तत्काल सार्वजनिक नहीं होती हैं और एक तरह से उन संबंधों की बुनियाद पुख्ता करने का काम ये संवाद करते हैं, मगर हमें लगता है कि इस बार का संवाद पिछले संवादों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खाड़ी के देश और सऊदी अरब मध्य पूर्व कहलाता है, पश्चिम एशिया कहलाता है और तेल की राजनीति में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ हालात अस्थिर रहे हैं, यहाँ की राजनीति अक्सर अस्थिर हो जाती है बाहर के घटनाक्रम से। कहीं भी ऐसा कुछ होता है जो तेल की राजनीति को प्रभावित करता हो, उसका प्रभाव यहाँ निश्चित रूप से पड़ता है। वर्षों से यहाँ यमन में एक गृह युद्ध चल रहा है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना था कि 21वीं सदी की सबसे गंभीर, सबसे दुखदायक मानवीय त्रासदी यहाँ घट रही है। लाखों लोग कुपोषित हैं, भूख से मर रहे हैं, अकाल के उनके सामने मुंह बाए खड़ा है और यहाँ दो धड़े हैं। जो हाउदी हैं शिया, उनको समर्थन प्राप्त है ईरान का, जो हमला करते रहे हैं सुन्नी सऊदी अरेबिया पर और खाड़ी देशों पर। कभी उनके तेल संयंत्रों को निशाना बनाते हैं, कभी पर्यटक केंद्रों को निशाना बनाते हैं। अभी हाल में जहाँ फार्मूला 1 मोटर रेस होने जा रही थी अबू धाबी में, वहाँ एक प्रक्षेपास्त्र का विस्फोट हुआ था, एक तेल संयंत्र पर हमला किया था सऊदी अरब ने और इससे बौखला कर सऊदी अरब ने ताबड़तोड़ बमबारी की थी यमन पर, हाउदी ठिकानों पर, और जिससे कई निर्दोष जानें गई थी। और ये युद्ध जो वर्षों से चल रहा है तहस नहस करता रहा है अर्थव्यवस्था को यमन की और अलोकप्रिय बनाता रहा है सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भी। अब कहीं न कहीं इसमें शिया सुन्नी विवाद है, कहीं न कहीं इसमें एक अहंकारी हट सऊदी अरब का था जो चाहते थे कि वो एक स्वतंत्र संप्रभु देश यमन को अपने दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित करें। वहाँ जो निर्वाचित राष्ट्रपति हादी थे, बड़े बेहद लोकप्रिय थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागकर शरण लेनी पड़ी थी सऊदी अरब में, जहाँ से वो प्रवास में रहते एक सरकार चला रहे थे। मगर हौदियों का ये कहना था कि वास्तविक नियंत्रण यमन के अधिकांश भूभाग पर उन्हीं का है। अब हाल में क्या हुआ है कि शांति के आसार, शांति की पुनर्स्थापना के आसार, शुभ संकेत मिलने लगे हैं। जब हमला किया सऊदी अरब ने हौदियों को सबक सिखाने के लिए, तो उसके बाद एक युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा भी कर दी गई। इस युद्ध विराम की पेशकश की थी हौदी नेता ने, जिन्होंने कहा था कि यदि हमें यहाँ शांति पुनर्स्थापित करनी है तो दोनों पक्षों को कुछ न कुछ कदम भरोसा बढ़ाने वाला करना पड़ेगा।
सऊदियों ने घोषणा की थी कि पहले कहा ये सोचा जा रहा था कि ये कुछ दिन तक ही युद्ध विराम चलेगा। अतीत में जितनी बार युद्ध विराम की घोषणा की गई है वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चला है, एक ने दूसरे पक्ष ने उसका उल्लंघन किया है। मगर इस बार ये हफ्ते भर से ज़्यादा चल चुका है और आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि 2 महीने तक इसकी जो घोषणा की गई थी, ये 2 महीने का मलहम लगाने वाला अंतराल इस बार निर्विघ्न बीत जाएगा। सऊदी अरब ने एक और पेशकश की है, उन्होंने 2 अरब अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है पुनर्निर्माण के लिए यमन में। और जो हादी अलोकप्रिय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है और अपनी सारी शक्ति का हस्तांतरण एक राष्ट्रपति की परिषद को कर दिया है। ये जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल या राष्ट्रपति की परिषद है, ये उनके नियंत्रण में नहीं है। सब जानते हैं कि इसका दिशा निर्देश सऊदी अरब ही करेगा। सऊदी अरब के अलावा अमीरात के देशों ने भी 1 अरब अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है इस पुनर्वास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए यमन के। तो अब इस बार ऐसा अभी अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि नहीं है वहाँ की समस्याओं को देखते हुए। वहाँ लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषित हैं, जो बुनियादी ढांचा है वो तहस-नहस हो चुका है। वहाँ मुद्रा अर्जित करने के कोई साधन नहीं है, वहाँ प्राण रक्षक दवाइयों का अभाव है, ईंधन का अभाव है, वहाँ राहत सामग्री अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं पहुँचा पा रहे थे। मगर यदि अब युद्ध विराम 2 महीने तक निर्विघ्न चलता है तो ये काम आगे बढ़ सकेगा। और यदि ये जो 3 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि का वचन दिया गया है, इसमें कुछ वृद्धि होती है जो बहुत संभव नहीं है सऊदी अरब के लिए, खाड़ी देशों के लिए, तो शायद यमन के पीड़ितों को काफ़ी बड़ी मात्रा में राहत मिल सकेगी। और यदि एक बार ये राहत का लाभ आम आदमी तक पहुँचेगा, उन्हें लगेगा कि खाना मिल रहा है, दवा मिल रही है, बमों की बारिश नहीं हो रही है, तो वो शायद इस निरर्थक युद्ध को सिर्फ हठ में, अहंकार में जारी रखने के लिए का फैसला नहीं करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब या खाड़ी देश हों या चाहे वो हौदी और उनके पक्षधर समर्थक ईरान हो। दोनों को ये मौका अपना अपना आत्मसम्मान बचाकर इस युद्ध को समाप्त करने का मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। एक बात और है कि ईरान ने भी इसकी प्रशंसा की है, जो कुछ घट रहा है इन देशों में। उन्होंने कहा कि ये मौका देना चाहिए कि शांति पुनः स्थापित हो सके। इसी दौरान एक छुरे मारने की घटना तेहरान में हुई, जिसमें एक उज़्बेक मूल का एक इस्लामी कट्टरपंथी था, जिसने एक शिया मस्जिद पर ये हमला किया। भले बहुत सारी जानें नहीं गई, एक आधी प्राण गंवाए गए, मगर ईरानी नेताओं ने जितने संयम का परिचय दिया वो प्रशंसनीय है। ईरानी नेता ने कहा कि ये इस्लामी धड़े में फूट डालने का प्रयास है, शियाओं और सुन्नियों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। और ये व्यक्ति या तो विक्षिप्त था या बाहर से भड़काने वाला कोई व्यक्ति था। यदि ईरान इस तरह का संयमित आचरण करता है तो इस युद्ध विराम का, यमनी युद्ध विराम का शायद एक अच्छा परिणाम उस वार्ता पर भी वियना में पड़ सकता है, जिसमें अभी हाल फिलहाल विघ्न पड़ गया था रूस के सैनिक आक्रमण के कारण यूक्रेन में, जो लगभग सौदा तय हो चुका था कि अब उसका एकमात्र पक्ष जो है वो विरोध करने वाला इजराइल है, जिसे लगता है कि ईरान को हर हालत में रोकना ज़रूरी है। यदि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा तो एक न एक दिन वो परमाणु अस्त्र बना लेगा, चोरी से छिपाकर, और वो इजराइल को नष्ट करने के लिए उसका उपयोग करेगा, या ये बम आतंकवादी, इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथ लग जाएगा तस्करी के माध्यम से। मगर ये बहुत दूर की बात है। हाल में हमें लगता है जिस तरह के संबंधों का सामान्यीकरण हुआ है, सीरिया के साथ रिश्ते सुधरे हैं अमीरात देशों के, सऊदी अरब के, और इजराइल के साथ भी अब्राहम समझौते के बाद संबंध सुधरे हैं सऊदी अरब के और खाड़ी देशों के, तो कहीं न कहीं तनाव घट रहा है इस क्षेत्र में। और यदि ऐसा होता है 2 महीने में तो निश्चय ही इसके लाभदायक प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे, और ये भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए भी लाभदायक होगा। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो सीरिया, इराक हो, भारत के पारंपरिक रिश्ते इन देशों के साथ वो निरपेक्षता के दौर से बहुत अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ हाल में संबंधों में बहुत विकास हुआ है, कतर, कुवैत आदि के साथ भी, और ईरान के संबंधों के साथ में कुछ दूरी आई थी अमेरिकी प्रभाव के कारण, अमेरिकी प्रेरणा के कारण। अब नए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसमें बदलाव होता नजर आ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी भूमिका काफ़ी समय से तैयार हो रही थी, जब से ऑस्ट्रेलिया के संबंध तनावग्रस्त रहे हैं चीन के साथ, और जो निर्यात ऑस्ट्रेलिया से चीन को होता था, कोयले का, बीफ का, नायाब शराबों का,
डेयरी जनित पदार्थों का, पोर्क का, जानवर मवेशियों के चारे का, वो सब उसमें बाधा पड़ गई। चीन से बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते थे जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में सहायता करते थे ऑस्ट्रेलिया की, ये सब रुक गया। तभी से ऑस्ट्रेलिया विकल्प के रूप में भारत की ओर देखता रहा है। ये ऐसा संभव नहीं था कि जो कुछ निर्यात चीन को होता था वो सबका निर्यात भारत को हो जाए। मसलन बीफ का, पोर्क का निर्यात भारत को उस मात्रा में नहीं हो सकता था, मगर तब भी डेयरी जनित पदार्थ, फल, कोयला आदि यहाँ हो सकते हैं। एक उदाहरण लें कि टाटा स्टील ही 2 अरब अमेरिकी डॉलर कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया से करता है। इस दूरी से कोई अंतर इसमें नहीं पड़ता है। और जब से अडानी ने कोयले की खान का स्वामित्व अपने हाथ में लिया है, तब से ये लगता है कि इस कोयले के ऑस्ट्रेलिया से भारत में कोयले के आयात का पैमाना कई गुना बढ़ सकता है। भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही हरित ऊर्जा के पक्षधर हैं और धीरे धीरे कार्बन प्रसरण में रोक लगाने वाले हैं, मगर आने वाले दशकों में भारत के आर्थिक विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और ऑस्ट्रेलिया की जो विदेशी मुद्रा का अर्जन है उसमें भारत को कोयले का निर्यात बहुत सहायक होगा। इसके अलावा जो क्षेत्र हैं वो दवाइयों का क्षेत्र है, प्लास्टिक्स का क्षेत्र है, सूचना टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, डेयरी उत्पादों का क्षेत्र है, फल फूलों का क्षेत्र है। इन सब में भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। और जहाँ तक मदिराओं का प्रश्न भी है कि भारत भले ही शराबबंदी का पक्षधर है, मगर जिस तरह के भूमंडलीकरण के बाद खाद्य पेय सामग्री के आयात पर रियायतें हुई हैं, उसमें कई विकल्प जो हमारे सामने खुले हैं। हम दक्षिण अमेरिका से यदि वाइन का आयात कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से भी कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ शराबों का आयात नहीं है, इसके साथ जो जुड़ी प्रौद्योगिकी है, क्या भारत में इस तरह का उद्योग पनपाया जा सकता है जो पर्यटन को विकसित कर सके, या पर्यटन विकास की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में सहकार हो सकता है। और जहाँ तक सूचना तकनोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, उसमें भौगोलिक दूरी कोई मायने ही नहीं रखती। जहाँ तक सामरिक सहकार का प्रश्न है, जितना आर्थिक सहकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद बढ़ेगा, उसके बाद निश्चित रूप से जो सामरिक हितों का सन्निपात है वो भी बढ़ेगा। जब से क्वाड्स की स्थापना हुई थी तो एक समय था जब भारत ऑस्ट्रेलिया को इसके 2 प्रमुख स्तंभों के रूप में देखा गया था, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बावजूद। जब से ऑकूस की स्थापना हुई है, क्वाड्स का सामरिक महत्व कुछ घट गया है, मगर तब भी ऑस्ट्रेलिया का प्रयास यह है कि भारत को यह संकेत न मिले कि उसका अवमूल्यन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया निरंतर यह संदेश देता है कि यदि हमारे आर्थिक रिश्तों में वृद्धि होती है, हमारे आर्थिक रिश्तों की बुनियाद अधिक मजबूत होती है, तो सामरिक हितों का सन्निपात अपने आप बढ़ेगा। जब ऑकस की स्थापना हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और भारत निश्चित रूप से उसमें नहीं है, मगर जिन परमाणविक पनडुब्बियों को हासिल करने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया ने की थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सामर्थ्य, सामरिक सामर्थ्य दक्षिणी हिंद महासागर में और प्रशांत क्षेत्र में कहीं अधिक सशक्त होगी। भारत चाहता तो ये था कि इस क्षेत्र में उसकी नौसैनिक शक्ति का वर्चस्व होता, मगर यदि ऐसा नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में नौसैनिक सहकार की संभावनाएं चीन को संतुलित करने के लिए कहीं अधिक सार्थक नज़र होती हैं और इसकी संभावना हमें लगता है निकट भविष्य में बढ़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध वैसे ही काफ़ी मधुर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के कारण, क्रिकेट खेलने के कारण, उस तरह के ब्रिटिश औपनिवेशिक राज में जो विरासत है संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की, न्यायपालिका हो, वो मीडिया हो, संसदीय जनतंत्र हो, इनमें कहीं भी विघ्न बाधा नहीं है। कभी कभार नस्लवादी द्वेष का विस्फोट होता रहा है, मगर भारतीय उसका निशाना मूल रूप पर अधिकांशतः नहीं बने हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुद्दे जो मतभेद के हैं वो बहुत कम हैं और निश्चित रूप से फ्री ट्रेड जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं उससे इन 2 देशों के उभयपक्षीय संबंध और बेहतर होंगे और आने वाले दिनों में क्वाड्स में अपनी भूमिका को अधिक विस्तृत बनाने के लिए शायद भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सहकार को भी उपयोगी समझता है। इस बार इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इन सभी मुद्दों पर विचार कीजिए गंभीरता से, तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की कोशिश कीजिए, अपना विश्लेषण अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। यही नुस्खा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने का। शब्द सीमा का ध्यान रहे। अगली बार मिलने तक इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।